नमस्कार दोस्तों। पहली बार हमें दिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई ढंग की बात बोली है। उन्होंने एक फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात बोल दी कि भाई जिस तरह से फ्रीबीज हर एक स्टेट में हर स्टेट गवर्नमेंट देती जा रही है, सेंटर देती जा रही है। उन्होंने बोला कि इस तरह से अगर चलता रहा तो हमारे कंट्री में सिर्फ एक क्लास क्रिएट होगी जो कि पैरासाइट होगी, यानी कि दीमक की तरह ये लोग पूरे देश को खोखला कर देंगे अगर इसी तरह से ये फ्रीबीज बांटी गई। और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि दिस इज टू मच। अब अगर इसका कंपैरिजन करेंगे, पाकिस्तान के अंदर भी यही हुआ। आज देख लीजिए, भीख का कटोरा लेकर वो दुनिया भर में भाग रहा है। चाइना भी आया था यहां भीख मांगने के लिए। चाइना के अंदर भी यही हाल था कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने अनाप शनाप एक्सपेंसेस किए, ये बोलकर कि डेवलपमेंट का काम है। यहां पर भी स्टेट गवर्नमेंट्स दिवालिया हो गई हैं। बांग्लादेश का यही हाल है, यही हाल श्रीलंका का है, मालदीव्स का है, कोई भी कंट्री ले लीजिए। इवन अमेरिका के अंदर भी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो सारी भीख मंगी हो गई हैं, क्योंकि उन्होंने यही फ्रीबीज, यही अनाप शनाप एक्सपेंसेस और जिसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया गया। पहली बार है सुप्रीम कोर्ट, महान भारत का, उन्होंने बोला है कि भाई ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। क्या अब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने वाली है भारत के अंदर? इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि हर स्टेट का डाटा हमने निकाल लिया और उसमें पता लगा है लाखों करोड़ों रुपए का घाटा है, डेफिसिट है, और ये हर महीने हर दिन ये बढ़ता जा रहा है। उमेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, इजंट डोंट यू फील इट इज टू मच? और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को बीच में इंटरवीन करना पड़ेगा, जैसे उन्होंने अभी बोला है दिस इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड्स। इसे रोकना पड़ेगा वरना ये कंट्री भी दिवालिया हो जाएगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पे बहुत बार सरकार को एक तरह से वार्न किया है, और एक तरह से जब भी आप देखते हैं, उन्होंने कल भी बोला है कि जैसे वी आर क्रिएटिंग अ क्लास ऑफ पैरासाइट। मतलब ऐसे लोग हैं जो हु वांट टू रिलाई ओनली ऑन फ्रीबी। ओके, आप देख लीजिए कि देश के अंदर कोविड के टाइम पे 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया गया था। उस समय जरूरत था, ठीक है, 21 और 22 को, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2024 में उसको 2028 तक एक्सटेंड कर दिया। तो ये जरूरी नहीं था, ठीक है। जब आपदा थी तब उन्होंने ये मेजर लेके आए थे, और उन्होंने इमीडिएटली एक्सटेंड कर दिए 2028। आपको मालूम है मनरेगा उन्होंने लेके आए। फिर आपको मालूम है कि कैसे हमारे फार्मर्स को सब्सिडी दिया जाता है फर्टिलाइजर्स में, वो जरूरी है, ठीक है। और हम आपने जैसे देखा कि आयुष्मान भारत योजना वो जरूरी है। मैं ये सब स्कीम्स की इसके लिए बात कर रहा हूँ क्योंकि कुछ स्कीम्स बहुत जरूरी है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। आप अगर फूड दे रहे हो टू 80 करोड़ पीपल फॉर अनदर 5 years, तो कौन काम करेगा, ठीक है। आपको और एक चीज आपने देखा है कि दिल्ली का जो इलेक्शन हुआ था, उसमें कोई पार्टी बोल रही है कि मैं आपको 2100 दूंगा, कोई बोलता है 2500 दूंगा। फिर बाद में फ्री बस राइड्स कर रहे हो, जैसे कर्नाटका में फ्री बस राइड्स किया जा रहा है। फिर कुछ स्टेट गवर्नमेंट बिजली का बिल माफ कर रही है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट पानी का बिल माफ कर रही है। और हद तो यहाँ तक हो गई कि हमने देखा है कि फार्मर्स के भी जो डेप्स लिया है वो भी माफ किया जा रहा है, ठीक है। जरूरी है, मैं मानता हूं कि कभी कभार करना चाहिए, वो जरूरी है। बट एवरी टाइम यही चीज होती जा रही है। कुछ सालों में हमेशा ये एक रेगुलर प्रोसेस जैसा हो गया। हमारे पास, हमारे स्टेट गवर्नमेंट के पास फिस्कल डिसिप्लिन, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। बस तो जो ब्यूरोक्रेसी है। हाँ, ये देखिए, फ्रीबी बजट गोइंग बियॉन्ड रेगुलर बजट, मैं वो यहीं पे आ रहा था। जैसे आपको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी थी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर अपना मैनिफेस्टो में प्रॉमिस करता है तो उसको रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि उसका एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, ठीक है, उसका टारगेटेड बेनिफिशियरी कौन होगा, और वो फंड्स को कैसे लेके आएंगे। कल आप समझ लीजिए, जैसे अभी दिल्ली के इलेक्शन हुए थे, बीजेपी ने लाडली बहना योजना का घोषणा की थी। तो उस स्कीम में कम से कम दिल्ली बजट पे 14,000 करोड़ का भार पड़ेगा। आप सोचिए 14,000 करोड़ करेंगे कैसे। देखिए, आज गवर्नमेंट लोग बोल रही है कि
दोनों स्टेट और सेंटर दोनों में बीजेपी की सरकार है, ठीक है, वेरी मच फाइन, बट अल्टीमेटली टैक्स पेयर्स का पैसा है, आपको ये समझना पड़ेगा। अगर आपको अगर आप मैं सब्सिडीज के अगेंस्ट नहीं हूँ, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे मिड डे मील स्कीम करती है, आई सपोर्ट दैट। उससे क्या होता है, बच्चे स्कूल में जाके एजुकेशन लेते हैं। और अगर आप मैं Basically, ये what you're saying, Umesh ji, basically what you're saying is कि there's a difference in welfare scheme and freebie. Welfare is welcomed, freebie is not required because उससे एक इमरजेंसी आती है जिसको हम फाइनेंशियल इमरजेंसी बोलते हैं, वेल टेकन। तो अब लेकिन ये फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है, जैसे हम बोला कि कंट्री के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी क्रिएट हो रही है और ये डेलिबरेटली की जा रही है, बेशक वो वेलफेयर के नाम पर किया जा रहा हो या फ्रीबीज के नाम पर किया जा रहा हो, बट इसकी लाइन क्या है? इट्स अ वेरी थिन लाइन बिटवीन वेलफेयर एंड फ्रीबी। हाउ डू यू डिस्टिंग्विश? देखिए, अगर आप कैश ट्रांसफर कर रहे हो जैसे लाडली बहना योजना में, आई एम रियली अगेंस्ट दैट, ठीक है, इट इज लाइक इंसेंटिवाइजिंग और ड्राइव कर रहे हो वोटर्स को। अगर आप मिड डे मील स्कीम लेके आ रहे हो, वहां पे क्वालिटेटिव डेवलपमेंट इन द लाइफ ऑफ द चिल्ड्रन वो होने वाला है। जो स्टूडेंट्स आएंगे स्कूल में, वो आगे बढ़ के पढ़ेंगे और नेशन के अंदर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर आप फर्टिलाइजर सब्सिडी देते हो, दैट इज गुड फॉर द नेशन, हमारा फूड सिक्योरिटी होता है। अगर फिर सेकेंड एक और स्कीम है जैसे मनरेगा, बट इसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बहुत बार बात की जाती है कि इसमें फेक ट्रांसफर किया जाता है, और आज भी जितने भी मतलब उसके अंदर अभी भी बोलते हैं लोग कि उधर कोई सब्सटैंशियल बेनिफिट नहीं हुआ है मनरेगा का। फूड सब्सिडी स्कीम, इट वाज वेरी गुड इन 2021-22 when COVID was there, but there was no need to extend it beyond 2022। 2022 के बाद आप देखिए उसको एक्सटेंड कर दिया 2028 तक। अल्टीमेटली दीज ऑल थिंग्स विल बी बोर्न बाय द टैक्स पेयर। आपको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पे सरकार को, ऐसा नहीं है कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट जैसे आप कर्नाटका में देख लीजिए, उन्होंने बस राइड फ्री कर दी है, ठीक है, और कहीं पे जैसे दिल्ली में भी आपको मालूम है बिजली और पानी के जो एक न्यूनतम सीमा है उधर तक उन्होंने फ्री कर दिया। ये नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये आप पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज यूज कर रहे हो। अगर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में पैसा नहीं आएगा, अल्टीमेटली इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो कलेक्टिवली एक डाउनफॉल होगा। आप दिल्ली में देख लीजिए क्या हुआ है, ठीक है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ क्या पिछले 10 सालों में? मुझे नहीं लगता है, ठीक है। गवर्नमेंट ने जरूर G20 में करके हाईवेज को पेंट कर दिया होगा, लाइटिंग्स लगा दी होगी, दैट इज ऑल कॉस्मेटिक इन नेचर। बट आप देखिए आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स इज अराउंड 500,000 प्लस, ठीक है। हमारे सुमित जी बोलते हैं कि चाइना में सिर्फ 20 है, और यहाँ से अगर आदमी चाइना चले जाए तो वहां पे बीमार पड़ जाए, ऐसी हालत हो जाती है। ऐसा हुआ भी है, ऐसा हुआ भी है। कई लोग हैं जो भारत से आए, आते ही उनको जुकाम हो गया, सिरदर्द होना शुरू हो गया, क्योंकि इतनी साफ हवा उनको लेने की आदत नहीं है। वैसे भी जहां पर केजरीवाल हो वहां पर गंदगी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। बट सर, अब ये आपने केजरीवाल की बात करी, तो जैसे पंजाब है, मैं पंजाब से आता हूँ, मेरा बड़ा ही दिल दुखता है जब मैं पंजाब का हाल देखता हूँ। छोटा सा स्टेट है, नंबर 1 स्टेट था एक जमाने पर, लेकिन इन सब ने मिलकर ऐसा लूटा है, क्योंकि जहां पैसे दिखते हैं ये वहां पर ढोलकियों की तरह बजने शुरू होते हैं। आज वहां पर 4.25 लाख करोड़ का तो वहां पर डेट है, और ये समझ नहीं आ रहा कि इसको वापस कैसे किया जाए। और भगवंत मान है, वो हर रोज बोल देता है कि मुझे 50,000 करोड़ और दे दीजिए, क्योंकि मुझे इंपोर्टेड दारू पीनी है। तो उसको 50,000 करोड़ की तो दारू पीनी है सर, पंजाब के अंदर हर साल। ही इज डिमांडिंग दैट मनी। अगर इस तरह से चलता रहा, डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं है। आप पंजाब ले लीजिए, इवन कि ये नहीं है कि सिर्फ केजरीवाल के स्टेट्स का हाल है, कांग्रेस के स्टेट्स का भी यही हाल है, बीजेपी के स्टेट्स का भी यही हाल है सर। देखिए, पंजाब में आपने जो फिगर बोला है 3.74 लाख करोड़, इसमें आप देखना पड़ेगा ग्रॉस जो स्टेट का जीडीपी है, डेब्ट टू जीडीपी कितना है, ठीक है। जहां तक मेरी नॉलेज है इट इज अबाउट 40%, ठीक है। एनी फिगर दैट इज क्रॉसेस 30% इज कंसिडर्ड टू बी अ रेड लाइन, ओके। और सारे स्टेट का डेफिसिट दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, वो कोई ना कोई फ्रीबीज अनाउंस कर ही रहे हैं। अभी आप ये देख लीजिए महाराष्ट्र में जो अभी टोटल डेब्ट का 7 लाख करोड़ पहुंच गया है। ये बीजेपी रूल स्टेट है,
और सुमित जी, आपको जान के आश्चर्य होगा कि कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसे नहीं दिए जा रहे। बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स और वेंडर्स को वो लोग पैसे नहीं दे रहे। 1 लाख करोड़ दे आर, वो अभी उनको 1 लाख करोड़ देना बाकी है, और उन्होंने वचन किया है कि हम आपके अगेंस्ट स्ट्राइक करेंगे। सर आप ये सोचिए, जब आप फ्रीबी देना चालू करोगे तो क्या होगा। ये देखिए, तमिलनाडु का डेप्थ 31 मार्च 2025 तक 8,33,000 करोड़ पहुंच जाएगा। और केरला देख लीजिए, उसको तो मतलब उसका 4.29 लाख करोड़ है। और बताया जाता है कि वहां पे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैलरीज नहीं दिया जा रहा है। वेस्ट बंगाल की भी हालत खराब है, 7.71 लाख करोड़। तो सर बहुत ज्यादा है सर। देखिए कर्नाटक के अंदर तो मैंने आपको बताया ही था कि क्या हालत है। और हमारा हिमाचल प्रदेश, इसके अंदर तो वहां पे जो मिनिस्टर्स है और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, उनको भी सैलरीज नहीं मिल रही। सिचुएशन अक्रॉस द इंडिया खराब हो रही है सर, आप ये देखिए। और आपने जैसे बताया है इमरजेंसी, सर सब लोग इमरजेंसी जानते होंगे, 1977 में लगी थी 3 साल के लिए। ठीक है। अब भारत के अंदर अगर आप इस बार का बजट देखें, तो भारतीय सरकार ट्राई कर रही है बजट डेफिसिट कम करने के लिए। जो इस साल था 4.8% ऑफ द जीडीपी, नेक्स्ट ईयर जाएगा 4.4% ऑफ द जीडीपी। बट जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिड्यूस द डेट, द स्टेट गवर्नमेंट का जो डेफिसिट है वो दिन बर दिन बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है। और आप ये भी देखिए कि स्टेट गवर्नमेंट का जो डेब्ट बढ़ रहा है, इट इज मोस्टली ड्यू टू इनएफिशिएंसी, इट इज मोस्टली ड्यू टू फ्रीबीज, इट इज मोस्टली ड्यू टू द सब्सिडीज, जिसमें की कोई जरूरत नहीं है। आप फिजिकल डिसिप्लिन की कोई बात नहीं करता। और यहाँ पे इसके कारण स्टेट्स के अंदर फिजिकल डेफिसिट चल रहा है। सर आपने महाराष्ट्र का ही देख लिया, आपने मेरे को स्लाइड दिखाई थी, कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसा नहीं दिया जा रहा है। सर बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट अभी तक कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसा नहीं दे रहे, वेंडर्स को पैसे नहीं दे रहे। 3 से 6 महीने का डिले हो रहा है सर। कहाँ से आदमी काम करेगा, आप सोचिए। विच हु विल सप्लाई टू द स्टेट गवर्नमेंट अगर इतना डिले हुआ। केरला में तो हालत बहुत ही खराब है, 1.5 साल तक हो गया, वहां पे कॉन्ट्रैक्टर्स और वेंडर्स को पैसे नहीं दिए गए। अरे सर ये छोड़िए, केरला के अंदर एक स्टेट एंटरप्राइजेस है, केरला स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, जिन्होंने पब्लिक से बॉन्ड्स पे पैसे लिए हैं, वो पैसे भी वापस नहीं किए उन्होंने मैच्योरिटी के होने के बाद। आप सोचिए। उमेश जी, आपने बोल दिया कि यार स्टेट गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबल है। सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स का ही प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमने बोला कि भाई सेंटर ने 5 साल के लिए और फ्री राशन देने का वादा कर दिया। चलिए, ये उनकी अपनी मजबूरी हो सकती है, पॉलिटिकल रीजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और 2028 में भी ये बंद नहीं होगा, क्योंकि 2029 में इलेक्शन है, इसको अगले 5 साल के लिए दोबारा से एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ये वही काम हो गया जैसे यहाँ पर रिजर्वेशन सिर्फ 10 साल के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था कि 10 साल के लिए रिजर्वेशन दिया जाएगा ताकि जो दलित लोग हैं वो अपग्रेड हो जाए। लेकिन वो आज तक वो स्यापा खत्म नहीं हो सका। लेकिन सर सेंटर की एक और भी चीजें हैं। आपने बोल दिया कि स्टेट गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं इस फाइनेंशियल मेस के लिए। व्हाट अबाउट द सेंटर? सर इस बार बजट आया, बड़े भंगड़े डाले जा रहे हैं, लेकिन आपने जीरो टैक्स कर दिया। 9 आउट ऑफ टैक्स पेयर्स आर गोइंग टू पे जीरो टैक्स। और ये तो एक तरफ तो एक्सपेंसेस बढ़ा दिए आपने, दूसरी तरफ इनकम टैक्स की जो कलेक्शन है या टैक्स कलेक्शन है उसको आपने कम कर दिया। साथ में आपने एक और काम भी किया है, जितने सेंट्रल और स्टेट के एम्प्लॉयज हैं उनको भी खुश करने के लिए आपने 8th पे कमीशन भी लागू कर दिया, जिसके अंदर उनको एनहांसमेंट ऑफ सैलरीज दी जा रही है। यानी कि वो काम ना भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे मिल जाएंगे आपको, वो भी एनहांस्ड रेट के ऊपर। और मोदी जी ने उसको भी ओके कर दिया। खर्चे आप कंट्रोल नहीं कर रहे, एक्सपेंसेस को बढ़ाते जा रहे हैं, इनकम को कम करते जा रहे हैं। सर इसको आप स्टेट गवर्नमेंट की गलती बोलेंगे या सेंटर की? देखिए सर, मैं आपको कुछ डेटा एंड फिगर्स देता हूँ, आप खुद ही अपने दर्शकों के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट है, वो है अराउंड 34.52 लाख। ठीक है। एंड टोटल एक्सपेंडिचर है 50 लाख करोड़। ठीक है। तो डेफिसिट है अराउंड 15 लाख करोड़। उसके अंदर अगर आप देखेंगे, इंटरेस्ट कॉस्ट इज समथिंग लाइक 12,70,000 करोड़। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ।
तो मतलब आप सोचिए 34 lakhs में से आपका 12,70,000 करोड़ सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए जाता है। उसके बावजूद भी सेंट्रल गवर्नमेंट 11 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पे हर साल वो हर खर्च कर साल रही है। कर रही है, खर्चा कर रही है। और आप देख भी रहे रोड्स का। चलिए मैं ये यहाँ पे बात करता हूँ, जो आपने पे कमीशन की बात की, 8th पे कमीशन विच इज scheduled टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1st January 2026। सर 7th पे कमीशन जब इम्प्लीमेंट हुआ था 2016-17, एडिशनल बर्डन ऑन द एक्सचेकर वाज 1 लाख करोड़। ठीक है। और अभी जो बताया जा रहा है, जिस हिसाब से इन्फ्लेशन से कॉस्ट एडजस्टमेंट किया जा रहा है, कम से कम 2.5 to 3 लाख करोड़ का बजट स्टेट सेंट्रल एक्सचेकर पे बर्डन आएगा। तो आप ये सोच लीजिए, जो हमारा 34 और 50 है, इट विल गो टू 34 to 53। तो अभी 15 लाख करोड़ का हमारा डेफिसिट है, तो 3 लाख करोड़ ऐसे ही बढ़ जाएगा ड्यू टू सैलरी। और सर आपने एक चीज बात की, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में क्या है, लिमिट बढ़ा दी है। इंडिया में कम से कम 8 करोड़ लोग इनकम टैक्स भरते हैं, मतलब रिटर्न भरते हैं। ठीक है। उसमें टैक्स भरने वाले शायद मेरे ख्याल से 80 से 1 करोड़ लोग ही है। 3.5, हाँ, 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ इस बजट तक है। अगले बजट में 80 लाख या 1 करोड़ लोग ही रहने वाले, क्योंकि 2-2.5 करोड़ लोग उससे भी बाहर हो जाएंगे। सर गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन है वो स्ट्रिक्ट कर दिया है, रेवेन्यू उधर से आ रही है। ठीक है। बट गवर्नमेंट को ये भी करना पड़ेगा, इनके खर्चे कम करना बहुत जरूरी है। ये जो सब्सिडीज है, ये फ्रीबीज है, इसको अबॉलिश करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं मुझे जो लग रहा है, आपने जो फिनेंशियल इमरजेंसी की बात की है, वो इंडिया में कभी आई नहीं है, पर लगता है आगे जाके वो आने वाली है। और इसके अंदर क्या होगा कि प्रेसिडेंट कैन इम्प्लीमेंट दिस फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसको आर्टिकल 360 के अंदर बोला जाता है। इसमें ये भी बताया जाता है कि जो अगर उनको लगे कि कोई स्टेट ने फिजिकल डिसिप्लिन नहीं है, तो वहां पे जाके वो एक तरह से दे कैन डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट। वो चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, उनकी सैलरी रिड्यूस कर सकते हैं। जो भी उधर जो भी फिनेंशियल फैसले हैं, सबको रेगुलेट किया जाएगा। एवरी पेनी विल बी अकाउंटेड। तो ये स्थिति मुझे लग रही है कि भारत के कुछ राज्यों में ये स्थिति आने वाली है, एंड वेरी सून। जिसका आप ये देख लीजिए, पैरामीटर देख लीजिए, जीएसडीपी, डेब्ट टू जीएसडीपी, अगर वो 30% से ऊपर होता है तो एक रेड लाइन आ जाती है। और कहीं ना कहीं आगे जाके फिनेंशियल इमरजेंसी भारत में कुछ स्टेट्स में लगेगी, क्योंकि वहां पे फिजिकल डेफिसिट है, फिजिकल डिसिप्लिन नहीं है। और आप कितने दिन डेप्थ लेके आप कितना कर पाओगे? दिल्ली का ही देख लीजिए ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कुछ है ही नहीं सर उधर। आप बताइए, हम प्रॉब्लम हमें समझ आती है, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, डोंट यू फील देयर आर टू वेज दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व? पहला, सुप्रीम कोर्ट ने यह तो बोल दिया कि भी आप पैरासाइट्स को क्रिएट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है सुप्रीम कोर्ट जी, आप जागे हैं और आपने कुछ फेवर की बात करी है इस देश की। सिर्फ ये नहीं है कि उग्रवादियों के लिए आप कोर्ट को खोलते हैं, उन्हें रिहा कर देते हैं। और जो उग्रवादी होते हैं, जो रेपिस्ट हैं, या इवन की जिन्होंने धांधली करी है, चोरी चकारी करी है, यहाँ पर पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूं, उनको बेल देने की बजाय और रोहिंग्यास को यहां पर एजुकेशन मिलना चाहिए, उसके लिए आपने कोर्ट खोल लिया और फैसला दे दिया। उसके बजाय आपने ये देख लिया कि इमरजेंसी लग रही है, यहां पर फाइनेंशियल मैस है, इसको ठीक करना चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये बोलकर छोड़ जाए कि भाई मैस है, इसको क्लियर कर दीजिए? व्हाई नॉट, आप रोक लगा दीजिए। जब आप हर काम के ऊपर रोक लगा देते हैं जो गवर्नमेंट करने की कोशिश करती है, तो इस पर भी रोक लगा दीजिए फ्री बेस के ऊपर। और दूसरा, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने एक डॉजे बनाया, इलॉन मस्क को वहां पर उसका लीडर बना दिया। ही इज टेकिंग आउट ऑल दोज जिसको वेस्ट बोलते हैं, पब्लिक मनी की, जहां जहां पर धांधलियां हैं, करप्शन है, उस सबको वो निकालकर उसको प्लग कर रहे हैं। क्या ये दो काम मोदी गवर्नमेंट नहीं कर सकती थी? देखिए, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऑब्जर्वेशन दिया है। जैसे आपने बोला है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को उन्होंने कैंसिल कर दिए थे। ठीक है। वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो गवर्नमेंट को डायरेक्टिव भी कर सकते हैं कि आपके फाइनेंसेस बरोबर नहीं है कुछ स्टेट गवर्नमेंट के। आप ये वो चाहे तो स्ट्रिक्ट चीज कर सकते हैं, दे कैन गिव दैट ऑब्जर्वेशन, वो पॉसिबल है।
और मेरे हिसाब से सिर्फ आपको स्टेटमेंट देने से मतलब नहीं है, नाउ डायरेक्टिव देने पड़ेंगे कि आप, जैसे उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बोला था सर, उसके लिए एक ही मीटिंग हुई 2022 के बाद, अभी तक कोई मीटिंग ही नहीं हुई। कि उन्होंने बोला था कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने मैनिफेस्टोज में जो भी डिक्लेयर करते हैं, दे हैव टू स्टेट हाउ दे विल बी एबल टू प्रोवाइड फंड फॉर इट। वो हुआ नहीं है सर। अब गवर्नमेंट, देखिए सब लोग सब चुपचाप बैठे हैं क्योंकि नोबडी इज इंटरेस्टेड। द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, वो लोग उनको फायदा ही है क्योंकि एक कमीशन आने वाला है, देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, देखिए हमारा जो कावेरी इंजन है 38 साल हो गए, तेजस इंजन, तेजस एयरक्राफ्ट है वो भी 40 साल हो रहे हैं। और कल तो हमारे आईएएफ चीफ ने ओपनली बोल दिया सर कि दे आर, ही डज नॉट बिलीव इन द कैपेबिलिटी ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, और कल ही एलएनटी के जो चेयरमैन है उन्होंने बोल दिया कि आप मनरेगा में जो फ्रीबीज दे रहे हो उसके कारण पीपल आर नॉट विलिंग टू रिलोकेट। सर ये सब चीज यहाँ पे आप ये सोचिए कि सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री को भी इनका जो डिफेंस पीएसयूज है, दे आर नॉट इवन बॉदर्ड अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, दे हैव बिकम बिग फैट व्हाइट एलिफेंट। और सेकंड, आप ये देख लीजिए एलएनटी के जो चीफ है उनको भी बोलना पड़ा कि आप मनरेगा और जिस हिसाब से फ्रीबीज दे रहे हैं, नो बडी इज विलिंग टू रिलोकेट। और इसके कारण आप देख रहे हैं कि रोहिंग्यास आके वो लोग जॉब लेके जा रहे हैं, फिर बाद में वो लोग आधार कार्ड बना रहे हैं, वो फिर टारगेटेड बेनिफिशियरीज बन रहे हैं। सर ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। इसके अंदर फिस्कल डिसिप्लिन जैसे नहीं आएगा, जैसे आपने बताया इलॉन मस्क को जैसे डीओजीई का उनको उन्होंने चीफ बना दिया, इंडिया में भी जरूरी है सर। बट ये चीज है कि यूएस में काम कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि ही हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी। इंडिया में माइनॉरिटी गवर्नमेंट रख के बीजेपी 246 ये काम नहीं कर सकती। अभी तो ऐसा है कि उन्हें जो डिमांड, अनरीजनेबल डिमांड जो आंध्रा और बिहार के सीएम है उनकी भी बात सुननी पड़ती है। कोalition है सर, तो क्या कर सकते हैं। तो मेरा ये सर मानना है, दो टर्म्स में फुल मेजोरिटी थी तब तो कर सकते थे, और मेजोरिटी भी इतनी थी कि पूरा देश आपके पीछे खड़ा हुआ था। अगर आपने हमें लाइनों में लगाकर अपने ही पैसों को जीरो करते हुए देखा, हमने कुछ नहीं बोला। अगर उस वक्त कर सकते थे तो ये काम भी हो सकता था। पॉलिटिकल विल चाहिए कि आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन इस कंट्री में लेकर आनी पड़ेगी, और गुजराती से ज़्यादा बेटर फाइनेंशियल डिसिप्लिन के बारे में और कौन समझ सकता है। बट आई थिंक जो प्रायोरिटी थी वो और बड़ा कुछ है इस देश में सीधा करने वाला, इसको थोड़ा सा नज़रअंदाज किया गया। बट आई होप आफ्टर दिस वीडियो पीपल इन द गवर्नमेंट, पीपल इन सुप्रीम कोर्ट, ये सारे जागेंगे और इस फाइनेंशियल डिसिप्लिन के ऊपर थोड़ा सा अपना फोकस रखेंगे, बिकॉज इसके बिना हमारा देश भी तरक्की तो क्या करेगा, ये नर्क में जाता हुआ मुझे दिखाई देता है। क्योंकि अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई यहाँ पर तो लेने के देने हो जाएंगे, और फिर जो जितनी डेवलपमेंट का काम अभी हो रहा है, यू हैव टू से बाय बाय टू इट। और ये होता हुआ मुझे दिखाई देता है जब मैं देखता हूं कि हर स्टेट का, कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जिसका 5-6 लाख करोड़ से कम डेट हो, और वो वापस कैसे करेंगे उसका कोई प्लान भी नहीं है, कोई इनकम सोर्स नहीं है, सिर्फ फ्री बीज देते जा रहे हैं। यानी कि हम टैक्स भरते हैं और ये फ्री में लोगों को बांटते जा रहे हैं जैसे इनके बाप का माल हो। जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी, इसके ऊपर रोक नहीं लगाई जाएगी, बेशक वो सुप्रीम कोर्ट लगाए या सेंट्रल गवर्नमेंट लगाए, तब तक चीजें चेंज नहीं होंगी। यस सर, क्लोजिंग कमेंट। देखिए सर, बंगाल में आपने देखा है कि कैसे डेप्थ 7.71 लाख करोड़ हो चुका है। और आपको मालूम है उधर जो माइग्रेशन चल रहा है वो कंटिन्यूसली चल रहा है। महाराष्ट्र जो बीजेपी रूल स्टेट है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर्स और वेंडर्स को पैसे नहीं मिल रहे। ठीक है, और आप ये भी देख लीजिए कर्नाटका की और हिमाचल प्रदेश की हालत आपको मालूम ही है। और पंजाब के अंदर जो छोटा सा स्टेट है, आप खुद बोलते हो 3.74 लाख करोड़ है। तमिलनाडु का डेप्ट है 8.33 लाख करोड़ बाय द एंड ऑफ 31 मार्च 2025। ठीक है, 20 साल पहले सर यहाँ पे तमिलनाडु का डेप्ट वॉज अराउंड मेरे ख्याल से 20-25 हजार करोड़ ही था। आप सोचिए 20 साल में कहाँ से कहाँ चले गया। क्योंकि एक तरह से जो ये प्रीवियस जो कल्चर है, इट इज स्पॉइलिंग आवर ग्रोथ। यहाँ पे आपको वर्कर्स नहीं मिल रहे हैं,
ठीक है, यहाँ पे आपको एम्प्लॉयज नहीं मिल रहे हैं, और अगर आपको एम्प्लॉयज नहीं मिलेंगे तो कितने दिनों तक चलेगा सर? अल्टीमेटली अल्टीमेटली गवर्नमेंट को पैसे छापने पड़ेंगे, और गवर्नमेंट अगर पैसे छापेगा तो क्या होगा? देश में इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और बढ़ जाएगा। और इन्फ्लेशन अगर बढ़ जाएगा तो महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ने के बाद जो हाल श्रीलंका में हुआ था, वहां पे राजपक्षे को भागना पड़ा। आप सोचिए, अगर ऐसा ही कोई रेवोल्यूशन ऐसा ही भारत में हो तो क्या होगा? किस तो किस हद इसमें तक? अगर भारत में ऐसा रेवोल्यूशन होगा तो ममता बनर्जी, टोंटी चोर, केजरीवाल और राहुल गांधी को इस देश को छोड़कर भागना पड़ेगा। ये अच्छी खबर है। बट एनीवेज, जोक्स अपार्ट, यस आई फुली एग्री विद यू कि फाइनेंशियल इमरजेंसी अब मुझे लगता है गवर्नमेंट को लगानी पड़ेगी। आपने पहले बोला कि एक रूल है जहाँ पर जो इमरजेंसी है वो लग सकती है पार्लियामेंट में, इवन की जो प्रेसिडेंट है वो लगा सकते हैं आर्टिकल 360 के अंडर। और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने का एक प्रावधान भी है, और अगर गवर्नमेंट चाहे इसको भी यूज़ करके वो ये काम कर सकते हैं। डॉजे को यहाँ पर भी क्रिएट किया जा सकता है, एंड थिंग्स कैन बी डन इफ़ यू वांट टू गेट इट डन। थैंक यू सर। ये एक फोकस लेके आना ज़रूरी था लोगों का कि किस तरह से यहाँ पर एक फाइनेंशियल इमरजेंसी की सिचुएशन है और ये कभी भी लग सकती है और लगानी भी चाहिए, ताकि कंट्री दोबारा से तरक्की के राह पर डाली जाए और ये अनाप शनाप जो एक्सपेंसेस हैं ये बंद किए जाएं, ताकि कंट्री तरक्की करे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो और हम एक विकसित भारत की तरफ अग्रसर हो, वरना नीचे कंट्री जाती हुई दिखाई देती है। थैंक यू सर। जय श्री राम। जय सिया राम।